हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम NISM 21A मॉड्यूल के चैप्टर 7 रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कितनी तरह की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज रहती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है पोर्टफोलियो मैनेजर की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी, पोर्टफोलियो का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है और क्या डूज एंड डोंट्स हैं पोर्टफोलियो मैनेजर के। तो अगर हम देखें, पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो रिस्क और रिटर्न एक दो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ऐसे एसेट सिलेक्ट करने पड़ते हैं, इस तरह से मैनेज करने पड़ते हैं कि रिस्क जो है वो कम से कम हो और जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट में वो ज्यादा से ज्यादा आए। तो इस केस में जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इसको इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन जो क्लाइंट को देते हैं उसको डिजाइन और उसको पोर्टफोलियो को क्रिएट करने में। सो जो PMS की जो सर्विसेज है ये जनवरी 1993 से स्टार्ट हुई थी और इसमें रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन सेबी के थ्रू होता है। सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन एक्ट 2020 के थ्रू इसमें रेगुलेशन रहता है। अब देखेंगे कि पोर्टफोलियो मैनेजर जो है उनकी डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब होता है पोर्टफोलियो मैनेजर का। सो पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है और वो जो बॉडी कॉर्पोरेट एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या अपने क्लाइंट के थ्रू जो उन्होंने अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके थ्रू उन क्लाइंट्स को वो एडवाइस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ में। वो डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी और अगर कोई और तरीके का पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं क्लाइंट के फंड को और क्लाइंट की सिक्योरिटीज को। तो ये है पोर्टफोलियो मैनेजर की डेफिनेशन। भारत में 3 तरह के PMS प्रोवाइडर्स हैं। बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स रहती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं PMS कितने तरह के हो सकते हैं, इनका जो डिफरेंशिएशन है वो किस बेसिस पे है। तो पहला जो बेसिस है वो है प्रोवाइडर के हिसाब से। सो बाय AMC हो सकता है, बाय ब्रोकरेज हाउसेस या बाय बुटीक PMS हाउसेस। तो ये पहला क्लासिफिकेशन है कितने तरह के PMS होते हैं। दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन है कि उसमें जो एसेट क्लास है, प्रोडक्ट क्लास है, वो कौन सी है। तो इक्विटी बेस्ड PMS हो सकते हैं, फिक्स इनकम बेस्ड PMS हो सकते हैं, कमोडिटी PMS हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड PMS हो सकते हैं, मल्टी एसेट बेस्ड PMS हो सकते हैं। जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो है पोर्टफोलियो के हिसाब से जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। तो डिस्क्रिशनरी सर्विसेज, नॉन डिस्क्रिशनरी सर्विसेज और एडवाइजरी सर्विसेज, इन ये तीन कैटेगराइजेशन है। सबसे ज्यादा फेमस इसमें डिस्कशन और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो तीसरे नंबर की जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे डिस्कशन ज्यादा रहते हैं कि डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी और एडवाइजरी सर्विसेज। अब ये समझते हैं कि ये तीनों क्या क्या है। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या है। डिस्क्रिशनरी के नाम में ही डिस्क्रिशन है। इसमें किसको डिस्क्रिशन है, पोर्टफोलियो मैनेजर को डिस्क्रिशन है कि वो क्लाइंट के पोर्टफोलियो को इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली मैनेज करेंगे। उनके फंड को इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली मैनेज करेंगे। किसके हिसाब से मैनेज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसमें मेंशन रहेगा कि कोई इन्वेस्टमेंट अप्रोच है या स्ट्रैटेजी है जो पोर्टफोलियो मैनेजर जिसके हिसाब से मैनेज करेंगे। इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी कस्टमाइज पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर क्लाइंट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या रिस्ट्रिक्शंस है उसके हिसाब से भी पोर्टफोलियो में चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन जो बाई और सेल और जो पोर्टफोलियो मैनेज करने की जो कॉल्स हैं वो पोर्टफोलियो मैनेजर खुद के डिस्क्रिप्शन में, उनके डिस्क्रिप्शन में रहती है। दूसरी तरह का है नॉन डिस्क्रिशनरी सर्विसेज। नॉन डिस्क्रिशनरी सर्विसेज में जो ट्रेड होती है, जो पोर्टफोलियो में ट्रांजेक्शन्स रहती हैं वो क्लाइंट के डायरेक्शन के हिसाब से रहती हैं। इसमें पोर्टफोलियो मैनेजर अपना डिस्क्रिशन अप्लाई नहीं करते, अपना डिसीजन नहीं लेते बाई और सेल का। तो उनको सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए क्लाइंट से कंसल्ट करना पड़ता है। जैसे डिसीजन है कि क्या बाय करना है, कब बाय करना है, वो सब इन्वेस्टर के हैंड पे रहता है।
इसमें एग्जीक्यूशन पोर्टफोलियो मैनेजर के थ्रू होती है, और पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी सर्विसेज में। तीसरे तरह के हैं एडवाइजरी सर्विसेज। एडवाइजरी सर्विसेज में पोर्टफोलियो मैनेजर सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज, लेकिन वो नॉन बाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस रहती है। इन्वेस्टर उनकी एडवाइस के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स, इस केस में इन्वेस्टर ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। ये डिफरेंस है नॉन डिस्क्रिशनरी और एडवाइजरी सर्विसेज में भी। कौन इस तरह की सर्विसेज ले सकते हैं एडवाइजरी सर्विसेज? इसमें इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स जो हैं, टिपिकली इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट एडवाइजरी सर्विसेज लेते हैं। अगर उनको कोई कंट्री एक्सपर्ट हायर करना है किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, तो वो एडवाइजरी सर्विसेज ले सकते हैं। अब समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है पीएमएस का। अगर पीएमएस की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, किसी को पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह एक्ट करना है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो जो पीएमएस होता है या पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, ही इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसमें कौन कौन सी एंटिटीज हो सकती है? ऐसी कॉर्पोरेट एंटिटी जिसकी लीगल असिस्टेंस है, और वो लीगल असिस्टेंट अपने जो लोग जिसको उस एंटिटी को फॉर्म कर रहे हैं उससे अलग उनकी लीगल एग्जिस्टेंस होती है। तो इसमें कौन कौन आ सकते हैं? इसमें प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, एलएलपीज, फॉरेन कंपनी इंक्लूड रहती है। इसमें क्या चीजें एक्सक्लूड रहती है? इसमें एक्सक्लूड रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो किसी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेट करती है, वो एक्सक्लूड रहती है। और कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी की तरह डिफाइंड नहीं है इस एक्ट में, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई कर रखा है, वो दो चीजें एक्सक्लूड रहती हैं बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से। तो हम बात कर रहे थे कि पोर्टफोलियो मैनेजर को रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है सभी से लेना, अगर उनको एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर एक्ट करना है। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म ए शेड्यूल 1 एप्लीकेशन होती है, और नॉन रिफंडेबल फी के साथ ये सबमिट होती है। देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं फॉर्म ए ऑफ शेड्यूल 1 में। इसमें एप्लीकेंट्स के पर्टिकुलर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, बिजनेस प्लान, 3 साल की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, एडिशनल इंफॉर्मेशन और डिक्लेरेशन रहती है। ये सारे कंपोनेंट्स हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम समझते हैं कि एप्लीकेंट्स के पर्टिकुलर्स क्या रहते हैं। नाम रहेगा, उनका पैन डिटेल्स, उनके रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ एड्रेस रहेगा, जो मेन बिजनेस का प्लेस है उसका एड्रेस रहेगा जहां से पीएमएस की एक्टिविटी हो रही है। अगर वो एक्टिविटी किसी ब्रांच के थ्रू हो रही है, उस ब्रांच का एड्रेस रहेगा, वहां के जो कांटेक्ट पर्सन है उनका डिटेल रहेगा, और जैसे उनका ईमेल आईडी एटसेट्रा वो सब रहेगा। दूसरा है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो एक एंटिटी होती है, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन लेना चाह रही है, उनका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, वो कंपनी है तो बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन इंक्लोज होना चाहिए, उनका आरओसी रजिस्ट्रेशन नंबर जिसमें डेट और प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन रहती है, उस एप्लीकेंट का स्टेटस क्या है, वो एलएलपी है, पब्लिक है, प्राइवेट है। पब्लिक है तो कौन से एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जिसमें ये दिखाया जाएगा कि कौन सी फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से डेजिग्नेशन के पास है, तो उनका नाम और डेजिग्नेशन का डिटेल जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक्टिविटी में रहेंगे। डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, की मैनेजमेंट पर्सनल्स, प्रमोटर्स, कंप्लायंस ऑफिसर की डिटेल, प्रिंसिपल ऑफिसर की डिटेल, प्रिंसिपल ऑफिसर का नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, उनकी अपॉइंटमेंट की डेट, पैन की कॉपी, डिन नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल ईमेल आईडी और उनकी सर्टिफिकेशन डिटेल रहती है प्रिंसिपल ऑफिसर की। और इसके अलावा एरिया ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क, एक्सपीरियंस, शेयर होल्डिंग्स, अगर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उस कंपनी में, कितने एम्प्लॉयज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में एंगेज रहेंगे, कोई एसोसिएट कंपनी या एक्टिविटी एंटिटीज हैं जो उनकी एक्टिविटीज और उनके नाम, जो शेयर होल्डर्स हैं, मेजर शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लिस्ट,
और जो पार्टनर्स हैं उनकी लिस्ट, अगर 5% से ज्यादा वोटिंग राइट है या होल्डिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में जहाँ जो प्रिंसिपल जगह है जहाँ से बिजनेस होता है या जो ब्रांच ऑफिस है, उसकी ऑफिस स्पेस, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी, इन हाउस ऑर्डर्स, कंप्यूटर फैसिलिटी, उसकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिटेल्स, कोई डिजास्टर रिकवरी सेटअप है तो उसकी डिटेल, बिजनेस कंटिन्यूटी का प्लान, इसके अलावा बिजनेस का प्लान 3 साल का। तो जो हिस्ट्री रही है बिजनेस की, कोई मेजर इवेंट रहा है उस बिजनेस का, उनकी कोई प्रेजेंट एक्टिविटीज है, उनका प्रपोज बिजनेस प्लान क्या है, उसको कैसे अचीव करेंगे, उसका उसका प्लान क्या है, जो प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्टेड है अगले 3 साल की, उसका डिटेल। इसके अलावा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एप्लीकेंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर है तो पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, पिछले 3 साल के जो करंट ईयर से स्टार्टिंग है, करंट ईयर, प्रीसीडिंग ईयर और उसके पहले वाला 1 साल, ये सारी जो इंफॉर्मेशन ये इन तीनों साल के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम करंट ईयर, इससे 3 साल पिछले पिछले 3 साल का। एप्लीकेंट का पिछले 3 साल का नेटवर्थ, जब मैं पिछले 3 साल का बोल रही हूँ उसमें करंट ईयर इंक्लूडेड है। जो रिसोर्सेज डिप्लॉय हुए हैं कंपनी में, जैसे फिक्स एसेट है, प्लांट मशीनरी है, ऑफिस इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स है, ये भी पिछले 3 साल का। किस सोर्सेज से इनकम जनरेट हो रही है, क्या नेट प्रॉफिट है, ये भी करंट ईयर, प्रीसीडिंग ईयर और उसके 1 साल पहले का। प्रिंसिपल बैंक्स की डिटेल्स, ऑडिटर्स की डिटेल। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन है, अदर इंफॉर्मेशन में वो इंफॉर्मेशन रहती है कि जो भी कोई डिस्प्यूट अगर पेंडिंग है या जो सेटल हो गए हैं पिछले 3 साल में, कोई डिस्प्यूट रहे हैं उनकी डिटेल। अगर किसी पिछले 3 साल में कोई इकोनॉमिक ऑफेंस हुआ है, उनकी इंडाइटमेंट में इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी डिटेल। कोई अगर कोई और इंफॉर्मेशन है जो इस पर्टिकुलर सर्विसेज के से रिलेवेंट है, जो कंपनी ने प्रोवाइड करी है, उसकी डिटेल। इसके अलावा बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन में किस तरह की एक्टिविटी की जा रही है और कौन कौन सी एक्टिविटी फ्यूचर में रहेंगी, किस तरह की फैसिलिटीज है डिसीजन लेने के लिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, क्या रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसीजर रहेगा पोर्टफोलियो मैनेजर का, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है, ग्रीवेंस रिड्रेसल का डिटेल्स क्या है जो पोर्टफोलियो मैनेजर फॉलो करेंगे, जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं या शेयर ब्रोकर्स है, अप्रूव शेयर ब्रोकर्स है, उनकी लिस्ट जो ऑर्डर प्लेस करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में इंक्लूडेड इन्वॉल्व रहेंगे, क्या उनकी भी डिटेल, क्या वो कभी उन्होंने डिफॉल्ट किया है, क्या सस्पेंड हुए हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी के थ्रू, उनकी डिटेल। अकाउंटिंग सिस्टम की डिटेल जो अभी करंटली फॉलो हो रही है या आगे कोई नई कोई फॉलो होगी, रिसर्च या डेटाबेस फैसिलिटीज की डिटेल्स, कोई प्रपोज्ड कोई चीजें एक्टिविटीज जो हैं उनको अगर कहीं से आउटसोर्स कर रहे हैं तो उसकी डिटेल। एक्सपीरियंस में जो भी एक्सपीरियंस है रिलेटेड एक्टिविटीज का, उसका डिटेल। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो क्लाइंट के साथ ड्राफ्ट अग्रीमेंट रहता है उसकी ड्राफ्ट कॉपी, उसके साथ डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट की ड्राफ्ट कॉपी रहेगी। कस्टोडियन की डिटेल, उनका नाम, एड्रेस, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स और रेगुलेटरी बॉडीज के साथ जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसकी डिटेल्स। और इसके अलावा काफी सारे कंप्लाइंस से रिलेटेड और अलग से रिलेटेड डिक्लेरेशन है, जैसे रेगुलेशन 7(2), एटलीस्ट जो 2 डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर से साइन किया होगा उसका डिक्लेरेशन, फिट एंड प्रॉपर पर्सन का डिक्लेरेशन, जो सेबी रेगुलेशंस इंटरमीडिएट रेगुलेशन 2008 के उसमें स्पेसिफाई है वो डिक्लेरेशन। क्लॉज 12B शेड्यूल 3 का जो कंप्लायंस का डिक्लेरेशन है वो रहेगा। सेबी सर्कुलर का जो फीस और चार्जेस का डिक्लेरेशन है कंप्लायंस का, वो मेंशन करना है। कितनी तरह की रिपोर्ट्स और कौन कितने टाइम में वो रिपोर्ट्स, क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी रिपोर्ट सेंड करने की जो क्लाइंट्स रहेंगे फ्यूचर में, उसका डिक्लेरेशन। कितना टाइम लगेगा सिक्योरिटी ट्रांसफर करने का क्लाइंट के अकाउंट में, उसका डिक्लेरेशन।
जो पीरियोडिक रिपोर्ट्स हैं, डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है जो सभी को सबमिट करने हैं, उसका डिक्लेरेशन, जो कंप्लायंस का डिक्लेरेशन है, क्लॉज ई सब रेगुलेशन 1 और रेगुलेशन 27, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रहता है और इन्वेस्टमेंट का रेशनल का डिटेल रहता है, उसका डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स जो वेबसाइट में रहेगा पोर्टफोलियो मैनेजर की। सो इन सारी चीजों में एक बहुत पोर्टफोलियो मैनेजर तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है इस बिजनेस के। एक और पर्सन है जो इम्पोर्टेंट है इस केस में, वो है प्रिंसिपल ऑफिसर। जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो एक एम्प्लॉय है पोर्टफोलियो मैनेजर के, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर पोर्टफोलियो जो सिक्योरिटी और फंड्स का जो पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करे, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसमें जो भी डिसीजंस ले रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजर, उसके लिए प्रिंसिपल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। कोई जो ऑपरेशंस हो रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजर के थ्रू, उसका ओवरऑल सुपरविजन प्रिंसिपल ऑफिसर करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉय है पोर्टफोलियो मैनेजर के। तो उनकी डिटेल्स देखते हैं कि इनकी क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं। जो प्रिंसिपल ऑफिसर है उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी इन 4 एरियाज में: फाइनेंस, लॉ, अकाउंटेंसी या बिजनेस मैनेजमेंट, ऐसी यूनिवर्सिटी से जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर वो CFA चार्टर होल्डर होने चाहिए। तो ये उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। उनको एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड एक्टिविटीज में, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर, स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट या फंड मैनेजर, जिसमें एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और भी कोई सर्टिफिकेशन जो सेबी के द्वारा बार बार टाइम दर टाइम बताए जाते हैं कौन से सर्टिफिकेशन करने हैं, वो भी उनके पास कंप्लीट होने चाहिए। तो ये सब सबमिट करने के बाद जो सेबी है वो चेक करती हैं डिटेल्स, वो इंश्योर करती हैं, जो रेगुलेटर है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देने से पहले इंश्योर करती हैं कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से। सबसे पहले तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या उनके पास एडिक्वेट ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट, मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे वो अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, क्या उन्होंने प्रिंसिपल ऑफिसर और कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया हुआ है, और क्या प्रिंसिपल ऑफिसर क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है, जो डिटेल्स जो रेगुलेशन के हिसाब से डिटेल्स है उनके हिसाब से क्या वो क्वालिफाइड है। प्रिंसिपल ऑफिसर और कंप्लायंस ऑफिसर के अलावा भी एक और पर्सन एम्प्लॉयड होना चाहिए जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि वो एक ग्रेजुएट हो सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से और या फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है। उनको एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड एक्टिविटीज में। तो एक और एम्प्लॉय होना चाहिए जो ग्रेजुएट है। इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रेड्स का डिटेल्स मेंशन नहीं है। जो एप्लीकेंट है उनके डायरेक्टर, पार्टनर या वो खुद प्रिंसिपल ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर या उनका कोई एम्प्लॉय क्या किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड हुए हैं जिसमें मॉरल ग्राउंड पे वो कन्विक्टेड हुए हैं, क्या वो उस केस में गिल्टी पाए गए हैं किसी इकोनॉमिक ऑफेंस में, ये डिटेल्स सभी चेक करते हैं। क्या डायरेक्टर, पार्टनर, प्रिंसिपल ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर या उनके एम्प्लॉय किसी लिटिगेशन से कनेक्टेड हैं जो सिक्योरिटी मार्केट से कनेक्टेड है, और क्या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है बिजनेस में एप्लीकेंट के। एप्लीकेंट को नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है। उनकी नेटवर्थ होनी चाहिए ₹5 करोड़। एप्लीकेंट फिट या प्रॉपर पर्सन है, क्या कोई सेबी ने कभी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एप्लीकेंट से कनेक्टेड है। तो ये सारी चीजें चेक होती हैं और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के हिसाब से सर्टिफिकेट ग्रांट होता है एप्लीकेंट को। अब बात करते हैं कि क्या जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं पोर्टफोलियो मैनेजर की। जो भी डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं उसको इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली मैनेज करेंगे, उनके फंड्स को हर क्लाइंट के, और इस तरह से मैनेज करेंगे कि म्यूचुअल फंड का कैरेक्टर ना ले। अगर वो नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं तो इस तरह से मैनेज करेंगे कि वो क्लाइंट के डायरेक्शंस के हिसाब से हो।
ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पोर्टफोलियो मैनेजर किसी भी क्लाइंट से फंड्स या सिक्योरिटीज 50 लाख के नीचे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और उनकी एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में उनको एक्ट करना होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लाइंट के फंड्स को लेकर के। पोर्टफोलियो मैनेजर ये इंश्योर करेंगे कि सारे क्लाइंट का जो होल्डिंग है सिक्योरिटीज में वो अलग अलग अकाउंट में मेंटेन्ड है। ऑल्सो जो क्लाइंट का जो फंड है वो भी अलग अलग अकाउंट में मेंटेन्ड है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में। जो ट्रांजैक्शन होगा सिक्योरिटीज में वो एज पर आरबीआई एक्ट 1934 2 ऑफ 1934 के हिसाब से रहेगा। जो भी डीलिंग रहेगी सिक्योरिटीज के अंदर उसके प्रोविजंस के हिसाब से रहेगा। पोर्टफोलियो मैनेजर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्लाइंट की फंड या सिक्योरिटी से कोई भी बेनिफिट डिराइव नहीं कर सकते। जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं वो ना तो क्लाइंट जो फंड्स है वो बोरो कर सकते हैं, ना सिक्योरिटीज बोरो कर सकते हैं, ना ही सिक्योरिटीज लेंड कर सकते हैं क्लाइंट के बिहाफ में किसी भी थर्ड पर्सन को। पोर्टफोलियो मैनेजर इंश्योर करेंगे कि वो सारी कंप्लेंट्स जो क्लाइंट्स के थ्रू आ रही हैं उनको उनका एक प्रॉपर और टाइमली उनको हैंडल हो, वो कंप्लेंट्स हैंडल हो और उस पर एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। ऑल्सो पोर्टफोलियो मैनेजर इंश्योर करेंगे कि कोई पर्सन या कोई एंटिटी जो इन्वॉल्व है डिस्ट्रीब्यूशन में उनके प्रोडक्ट्स की, उनकी सर्विसेज की, वो सारी एक्टिविटीज रेगुलेशंस के कंप्लायंस में होनी चाहिए। जो भी सर्कुलर इशू हुए उसके अंडर टाइम बाय टाइम उसके हिसाब से ही वो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी एक्ट करें। ऑल्सो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो इंश्योर करेंगे कि उनका खुद का फंड ही सेपरेट होना चाहिए क्लाइंट के फंड से। ये सारी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पोर्टफोलियो मैनेजर की। कुछ डूज एंड डोंट्स देखते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर के पास अगर कोई ड्रेसल कोई ग्रीवेंस आ रही है, कोई कंप्लेन आ रही है, उसके कंप्लेन के रिसीव होने के 1 महीने के अंदर एडिक्वेट स्टेप्स लेंगे कि वो कंप्लेन का या ग्रीवेंस का रिड्रेसल हो सके। ऑल्सो जो कंप्लेन्ट्स आ रही हैं वो कितनी कंप्लेन्ट्स हैं, क्या उनका नेचर है, क्या पर्टिकुलर्स है, उन कंप्लेन्ट्स का सारा इंफॉर्मेशन वो सेबी को देंगे। कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। वो क्लाइंट के फंड और सिक्योरिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। इसके अलावा भी काफी सारे डूज हैं जो हमने पिछले देखे, वो भी इंक्लूडेड हैं। क्या नहीं कर सकते, किसी भी क्लाइंट के फंड्स या सिक्योरिटी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट डिराइव नहीं कर सकते। अगर वो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं डायरेक्ट प्लान के थ्रू तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड फीस चार्ज नहीं कर सकते। क्लाइंट का जो पोर्टफोलियो है उसको लेवरेज नहीं कर सकते किसी डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्लाइंट के फंड्स को बिल डिस्काउंटिंग, बदला फाइनेंसिंग या किसी लेंडिंग या प्लेसमेंट जो करते हैं कॉर्पोरेट या नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज में, वहां पे डिप्लॉय नहीं कर सकते। क्लाइंट का जो फंड है जो पोर्टफोलियो में यूज होता है उसको किसी दूसरे पोर्टफोलियो मैनेजर के पोर्टफोलियो में नहीं लगा सकते, ना ही किसी थर्ड पर्सन एंटिटी या किसी और एंटिटी की एडवाइस के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर जो भी डीलिंग हो रही है क्लाइंट के फंड की उसमें स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। कोई भी क्लाइंट की पोजीशन, जो भी पोजीशन है बाई और सेल की उस पर्टिकुलर डे में, उसमें कोई भी डे के एंड में ओपन पोजीशन नहीं रह सकती। वो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो जो पोर्टफोलियो अकाउंट से रिलेटेड सिक्योरिटीज होती हैं उनके नाम पे जो होती हैं वो उस अपने क्लाइंट के अकाउंट से सेग्रीगेटेड रहेंगे। और पोर्टफोलियो मैनेजर ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन मतलब जो दो अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस होती हैं सिक्योरिटीज की जिसमें क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व नहीं होता है, वो रहते हैं ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस। लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्शनल केस जो ये केसेस हैं इसमें कर सकते हैं ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन अगर क्लाइंट की खुद की ट्रेड की सेटलमेंट है या कोलेटरल या मार्जिन देने के लिए क्लाइंट की पोजीशन के लिए ट्रांजैक्शन है, किसी अनलिस्टेड सिक्योरिटी में डीलिंग के में कर रहे हैं तो रेगुलेशन के हिसाब से कर सकते हैं। अगर क्लाइंट ने स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का
कंसेंट दिया है, या कोई कोई और रीजन जो सेबी के थ्रू बताया गया है, टाइम बताएं। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा इन्वेस्टर क्लाइंट के पोर्टफोलियो का। इसमें दो तरीके हैं किस तरह से ट्रांजेक्शन होते हैं। पहला तरीका है कि आप पूल अकाउंट के थ्रू एग्जीक्यूट कर दीजिए सारे ट्रांजेक्शन, और फिर उसके बाद एलोकेट कर दीजिए क्लाइंट के अकाउंट्स में। सारे क्लाइंट्स का अलग अलग अकाउंट है, सारे अकाउंट्स में आप वो जितना भी पूल एग्जीक्यूशन हुआ है वहां से एलोकेट कर दीजिए सिक्योरिटीज। दूसरा तरीका है कि क्लाइंट के इंडिविजुअल अकाउंट में ही ट्रेड कर रहे हैं, इसमें एलोकेशन करने की जरूरत नहीं करती क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली एलोकेशन हो जाती है। तो ये दो तरीके हैं पोर्टफोलियो में ट्रांजैक्शन करने के लिए। इसके अलावा जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उनके लिए रिक्वायर्ड है कि वो कस्टोडियन को अपॉइंट करेंगे। किस केस में वो कस्टोडियन को अपॉइंट नहीं कर सकते? जहां पे वो सिर्फ एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस केस पे कस्टोडियन को अपॉइंट करेंगे। लेकिन बाकी सारे केसेस में पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए रिक्वायर्ड है कि वो कस्टोडियन को अपॉइंट करे जो सिक्योरिटी मैनेज करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। जो कस्टोडियन की डिटेल है, उनका नाम, एड्रेस, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, वो उनको रजिस्ट्रेशन के फॉर्म ए उस टाइम पे सबमिट करनी पड़ती है। अब बात करते हैं जो अग्रीमेंट होता है क्लाइंट और पोर्टफोलियो मैनेजर के बीच, उसका डिटेल्स क्या है। ये एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ट्रांजैक्शन होने से पहले, किसी भी क्लाइंट के अकाउंट में ट्रांजैक्शन होने से पहले ये अग्रीमेंट होना चाहिए। इसमें जो जितनी सिक्योरिटीज का यूनिवर्स है उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज होंगी, और ये वेल डिफाइंड होना चाहिए उसमें। और इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या रहेगी, किस तरह से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसकी डिटेल्स रहनी चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है क्लाइंट का, कोई रिस्ट्रिक्शन है क्लाइंट के थ्रू, वो भी इंफॉर्मेशन उस अग्रीमेंट में रहती है। इसमें इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स अच्छे से डिफाइंड रहना चाहिए अग्रीमेंट में। क्लाइंट किसी स्पेसिफिक कंपनी या इंडस्ट्री के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं, वो उसकी डिटेल्स, अगर क्लाइंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करी है उसकी डिटेल पीएमएस एग्रीमेंट में रहनी चाहिए। क्लाइंट्स प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं फंड्स का। तो किस केस में क्लाइंट्स जो है वो प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, ये देखते हैं। सो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, जो पीएमएस अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उसकी मेच्योरिटी के पहले क्लाइंट विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब प्री मेच्योर विड्रॉल होता है, वो जो अग्रीमेंट हुआ है पोर्टफोलियो मैनेजर और क्लाइंट के बीच, उसके टर्म्स के हिसाब से होता है। सो जो अग्रीमेंट है पोर्टफोलियो मैनेजर और क्लाइंट के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है, उसमें वो टर्म्स स्पेसिफाइड होनी चाहिए अर्ली विड्रॉल की, कि किस तरह से होगा और क्या उसके टर्म्स है। इसमें विड्रॉल फीस जो है वो परसेंटेज में भी मेंशन होनी चाहिए और अमाउंट में भी मेंशन होनी चाहिए। कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर लॉक इन इम्पोज नहीं कर सकते किसी भी इन्वेस्टमेंट में, क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट में। फरवरी 13 2020 में पीएमएस का सर्कुलर आया था, जिसमें ये मेंशन था कि जिस उस केस पे जहां पे क्लाइंट अपने पोर्टफोलियो में चाहे पार्ट में या फुल में रिडीम कर रहे हैं, तो उसमें एग्जिट लोड कैसे चार्ज होगा। पहले साल तक 3% का मैक्सिमम रह सकता है। दूसरे साल तक मैक्सिमम 2% का एग्जिट लोड रह सकता है। तीसरे साल तक मैक्सिमम 1% का एग्जिट लोड रह सकता है। 3 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं रहता है। तो ये स्पेसिफाइड है सर्कुलर में कि कितना मैक्सिमम रह सकता है एग्जिट लोड। कोई लॉक इन नहीं है लेकिन एग्जिट लोड है। ये मैक्सिमम परसेंटेजेस दी गई है, लेकिन जो स्पेसिफिक एग्जिट लोड्स होंगे वो एग्रीमेंट में मेंशन होंगे उसके टर्म्स। अब देखते हैं रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होते हैं। ये रिक्वायर्ड है पोर्टफोलियो मैनेजर को कि वो सारे अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करें। जो प्रिंसिपल ऑफिसर हैं पोर्टफोलियो मैनेजर के, वो चार्ज हैं, वो इंचार्ज हैं इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में सेबी को
पोर्टफोलियो मैनेजर के थ्रू ये इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है, बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट या और भी कोई डॉक्यूमेंट, जैसे आपका कोई लिक्विडिटी स्टेटमेंट है तो वो रहना चाहिए, कोई फाइनेंशियल पोजीशन है या ऑडिटर रिपोर्ट है, जो इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन या रिकमेंडेशन करी है, सारी जो इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन या रिकमेंड करी है उसके सपोर्ट में जो डेटा है, फैक्ट है, ओपिनियन जो है, जिसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन दिया गया, उसका रिकॉर्ड भी जाता है। और पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए ये रिक्वायर्ड है कि सारे डॉक्यूमेंट्स वो एटलीस्ट पिछले 5 साल के उनके पास रहने चाहिए। सेबी कभी भी उनसे किसी भी डॉक्यूमेंट को मांग सकते हैं पिछले 5 साल में, तो ये सारे बुक ऑफ अकाउंट और जो भी रिकॉर्ड्स उनको मेंटेन करने हैं वो एटलीस्ट पिछले 5 साल के उनके पास होने चाहिए। जो पोर्टफोलियो मैनेजर का पोर्टफोलियो अकाउंट है वो साल में एक बार इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ऑडिट होता है। उसकी जो सर्टिफिकेट की कॉपी होती है जो अकाउंटेंट ने इशू करी है वो क्लाइंट को भी जाती है। सो बुक ऑफ अकाउंट भी साल में एक बार एटलीस्ट क्वालिफाइड ऑडिटर के थ्रू ऑडिट होने चाहिए। और पोर्टफोलियो मैनेजर को इंश्योर करना है कि सारे अकाउंटिंग मेथड, प्रोसीजर और सब कुछ फॉलो हुए हैं, और पोर्टफोलियो मैनेजर ने जो भी ड्यूटीज परफॉर्म करी हैं वो एज पर लॉ परफॉर्म करी है। जो ऑडिट सर्टिफिकेट है वो एटलीस्ट अकाउंटिंग पीरियड के 6 महीने के अंदर सबमिट होना चाहिए। और नेटवर्थ सर्टिफिकेट जब भी सेबी से रिक्वायर्ड है तब सबमिट करना होता है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू लेना होता है। कंप्लायंस ऑफिसर एक इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉय है पोर्टफोलियो मैनेजर के, तो सारे पोर्टफोलियो मैनेजर को कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने होते हैं। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मॉनिटर करेंगे कंप्लायंस के हिसाब से जो भी स्पेसिफिकेशन है, रूल्स रेगुलेशंस, जो नोटिफिकेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो कंप्लायंस के एक्ट के हिसाब से दी गई है इंस्ट्रक्शंस, वो सब मॉनिटर करेंगे, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो सेबी के थ्रू इशू होते हैं ये डिटेल्स, और जो ग्रीवेंस रिट्रेसल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंप्लायंस ऑफिसर रहते हैं। अगर कोई नॉन कंप्लायंस ऑब्जर्व की गई है कंप्लायंस ऑफिसर के थ्रू तो उनको इमीडिएटली और इंडिपेंडेंटली सेबी को रिपोर्ट करना रहता है। So that's it about chapter 7. Thank you so much everyone for watching this.